आए। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कविता की प्रथम 5 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस कविता में बच्चों मेघ जो है वो उसकी तुलना दामाद से की गई है। दामाद यानी सन इन लॉ। तो ग्रामीण संस्कृति का भी यहाँ वर्णन है कि ग्रामीण संस्कृति में जो दामाद होते हैं वो किसी एक परिवार का ना होकर पूरे गांव का होता है। पूरा गांव ही उसके स्वागत सत्कार में जुट जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार भीषण गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, आकाश में बादल छाते हैं, तो चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। पूरी प्रकृति ही बादलों का स्वागत करती है, जैसे पूरा गांव मिलकर दामाद का स्वागत करते हैं। तो कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे शहर से कोई दामाद आया हो जो बहुत बंद संवर कर और धुले और चमकीले कपड़े पहनकर आया है, सज संवर के आया है। क्योंकि यहाँ शहरी दामाद के बारे में कहा जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो बहुत सज संवर के आया है। और गांव में कहीं कहीं दामाद को मेहमान भी कहते हैं। और आए इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सम्मान सूचक है। दामाद जो है वो सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो उनके सम्मान में ये कहा गया है। तो शहर में आने वाले मेहमान को देखकर यानी दामाद को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बादल भी दामाद की तरह ही 1 वर्ष के बाद आए हैं। तो बादलों से पहले उनके आने की सूचना देने के लिए पुरवाई चलती है, यानी पूरब से आने वाली जो शीतल हवा है वो चलती है, नाचती गाती आती है। और इस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। यानी गर्मी से बेहाल लोग लू से बचने के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद रखते थे। अब शीतल वायु का आनंद लेने के लिए वे उन्हें खोल देते हैं। और साथ ही सभी मेघरूपी दामाद को देखना चाहते हैं। और बादलों के छाने पर जिस प्रकार हवा चलने लगती है, उसी प्रकार जब गांव में दामाद आते हैं तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो चिल्लाते नाचते गाते उनकी सूचना देते हुए आती हैं और जिसे देखने के लिए सभी जुट पड़ते हैं। इसी प्रकार जब बादल छाते हैं तो पूरी प्रकृति ही प्रसन्न हो जाती है, चारों ओर सुहावना वातावरण हो जाता है। सभी बहुत दिन बाद आए बादल रूपी दामाद का स्वागत करते हैं। मेहमान शहरी होने के कारण थोड़ा बना ठना है, तो नए बादल भी जैसे सजे धजे से प्रतीत होते हैं। बादलों के स्वागत के लिए हवा की खुशी गांव की किशोरियों जैसी हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं बच्चों। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ बच्चों इस पद्यांश में हवा, पेड़, आंधी, नदी, इन सभी का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यानी जो आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं वही किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कवि कि जब दामाद गांव में आते हैं तो सभी के मन में उत्सुकता होती है उन्हें देखने की। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ जो है यहाँ ग्रामीण का प्रतीक है, गांव के लोगों का प्रतीक है, जो गर्दन उचकाकर उत्सुकतावश दामाद को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी जो है गांव की स्त्रियों का प्रतीक है, जो अपने घाघरा को समेट करके भाग रही है क्योंकि दामाद आ रहे हैं। और गांव में ग्रामीण संस्कृति में ये प्रथा होती है कि गांव की जो स्त्रियां होती हैं वो पर पुरुषों से पर्दा करती है, खास करके दामाद वगैरह आते हैं तो उनके सामने नहीं जाती हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ कहा गया है। नदी भी गांव की स्त्री का प्रतीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर झांक कर देखते हैं, उसी तरह बादल के आने पर
पेड़ हवा के वेग से झुकते हैं और डोलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए गांव के लोग अतिथि को देख रहे हों। धीरे धीरे हवा जो होती है वो आंधी में बदल जाती है, धूल उड़ने लगती है। धूल का जो गुबार उड़ता है उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे गांव की युवती, गांव की स्त्रियां किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही हों। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है। वह भी ठिठक कर देखने लगती है, तिरछी नज़रों से देखती है। और इसी चीज़ को कहा गया है कि जैसे मेहमान आते हैं, दामाद आते हैं, तो उसके समाचार से गांव की जो बहुएं हैं उन्होंने घूंघट कर लिया है, लेकिन उनके मन में भी गांव के दामाद को देखने की उत्सुकता है। तो वो तिरछी नज़रों से, घूंघट की आड़ से ही तिरछी नज़रों से उन्हें देख लेना चाहती हैं। देखकर उन्हें लगता है कि सचमुच मेहमान जो हैं बड़े बन-ठन कर, सज संवर कर आए हैं। आगे की पंक्तियां हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब दामाद जो हैं वो अपने ससुराल पहुंच चुके हैं। तो वहाँ घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके स्वागत में आगे आते हैं। तो यहाँ बूढ़ा पीपल जो है वो वृद्धों का प्रतीक है, घर के बूढ़े बुजुर्गों का प्रतीक है। तो जिस प्रकार बादल छाते हैं और वर्षा ऋतु बस आने ही वाली है, तो जो बूढ़ा पीपल है वो खुशी से झूमने लगता है। ऐसा लगता है मानो वो बादलों का स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ जब दामाद घर पर आते हैं तो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो पहले आगे आते हैं और आगे आकर के उनका स्वागत करते हैं, जुहार करते हैं, यानी स्वागत करते हैं। इसके बाद है बरस बाद सुधी लिन्ही। ये जो है ये बात लता कहती है। लता जो है वो मेघ रूपी दामाद की पत्नी है। लता जो है यहाँ पत्नी है और अकुलाई लता कहा गया है क्योंकि वो बहुत बेचैन है, एक तरह से नाराज़ भी है क्योंकि उसके पति 1 वर्ष के बाद आए हैं। तो और इसी बात की वो शिकायत करते हुए कहती है कि बरस बाद सुधी लिन्ही, मतलब आप 1 वर्ष के बाद आपको मेरी याद आई है, आप मेरी खबर 1 वर्ष के बाद ले रहे हैं। और ये सारी बातें वो कहती है ओट हो किवार की, यानी दरवाजे के पीछे से कहती है, क्योंकि सामने घर के बड़े बैठे हैं तो वो सामने आकर ये शिकायत नहीं करती है। किवार के पीछे ही, दरवाजे के पीछे ही ये सारी बातें कहती है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ताल जो है तालाब है, तालाब को कहा जा रहा है। तालाब खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद बारिश होने वाली है। जो तालाब सूख गए थे अब वो फिर से पानी से लबालब भर जाएंगे। तो यहाँ ताल जो है वो पत्नी के भाई का प्रतीक है, यानी वह साला है दामाद का और वो बहुत ही खुश है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसके जीजा घर आए हैं, उनके स्वागत का उसे मौका मिल रहा है। तो गांव में ये परंपरा है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो उनके पैर धुलाए जाते हैं बाकायदा परात में। परात जो होती है एक गहरी थाली होती है जिसमें पानी भरकर रखा जाता है और उसमें मेहमानों के पाँव को धोया जाता है। तो ये सम्मान का प्रतीक है। तो ये जो पत्नी का भाई है वो बहुत ही प्रसन्न है कि उसे अपने जीजा के स्वागत का अवसर मिला है। तो ये मेघ जो हैं बड़े बन-ठन के सज संवर के आए हैं। और तालाब इसलिए प्रसन्न है क्योंकि बादल बरसेंगे तो वो भर जाएंगे, और ताल जो है वो साले का प्रतीक है, तो वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि उसे अपने जीजा के स्वागत का मौका मिला है। अंतिम 4 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ क्षितिज जो है बच्चों वो स्थान है जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए से दिखाई देते हैं, यानी जिसे होराइजन कहते हैं। और अटारी का अर्थ होता है घर के ऊपर की कोठरी या रूम या छत। तो जब बादल छाते हैं
तो बिजली भी चमकती है और ये बिजली जो है दूर कहीं क्षितिज पर चमक रही है। और इसी चीज़ को यहाँ पति पत्नी के मिलन के रूप में दर्शाया गया है। लता रूपी पत्नी जो है, जिसने अभी थोड़ी देर पहले शिकायत की थी कि 1 वर्ष के बाद आप आए हैं और उसे ये लगता है कि उसके पति ने उसे भुला दिया है, परंतु जब दोनों मिलते हैं छत के ऊपरी कमरे में जो मिलते हैं, तो दोनों के मन से जो है भ्रम जो है वो दूर हो जाता है। और दामिनी दमकी यानी बिजली के समान ये बात पत्नी के दिमाग में कौंधती है, चमकती है कि भले ही 1 वर्ष के बाद, लेकिन उसके पति उससे मिलने तो आए हैं। और सारी जो शिकायतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं और वो अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती हैं कि क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। यानी जो भी मेरी शिकायतें थी, जो भी मेरे मन में गांठ था, वो सब संदेह अब दूर हो चुका है, सारी शंकाएं मिट गई हैं। तो मिलन के आंसुओं के रूप में सारा वियोग, सारा दुख बह जाता है। वर्ष भर के वियोग का बांध टूट गया। बांध टूटा यानी जिस प्रकार बांध टूटने से बहुत जोरों का पानी बहता है तो आकाश में भी जोर की बारिश शुरू हो जाती है, और जो पत्नी के मन में जो शिकायतों का गांठ था, जो बांध था, वो भी टूट जाता है, हट जाता है, और वो मिलन के अश्रु के रूप में गिरने लगते हैं। और दोनों के मिलने का बड़ा ही सुंदर और शालीन चित्र यहाँ पर है। मिलने के बाद उसे पति के प्रेम का प्रमाण मिल जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। और मेघों के पक्ष में कहा जाए तो बिजली चमकने के बाद वर्षा की झड़ी लग जाती है। बादलों में एकत्रित जल ऐसे बरसने लगता है जैसे कोई बांध टूट गया हो। तो इस प्रकार इस कविता में यहाँ पति पत्नी के मिलने का बड़ा ही सुंदर और शालीन वर्णन किया गया है। आगे इस कविता का उद्देश्य और कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। और ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको कविता की व्याख्या में ही मिल जाएंगे। आप जितनी बार सुनेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।